यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। आज जो हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का ही एक सेकंड पार्ट है। अब तक हमने जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी वो काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, उसमें थर्मोडायनेमिक टर्म यूज की। लेकिन आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिकल जब हम पार्टीशन फंक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में इन्वॉल्व करते हैं, इससे प्रीवियस ईयर में 10 से 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। टीएफआर से लेकर गेट नेट हर किसी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये कंसेप्ट इतना सिंपल है ना, बहुत ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, हमने अगर ये नहीं पढ़ा तो हम इसको स्किप कर देते हैं। कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के, तो बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई कंसेप्ट इतना अच्छा पढ़ाता हूं मैं कि उसमें चाहे क्वेश्चन तुम पीछे से लेके किसी बुक से उठा लो, कहीं भी उठा लो, या कभी कभी चीजें बुक से भी नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है, तो सबको आपका सारा जो कंटेंट है ना एक साथ 30 मिनट में जब मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसके साथ ही आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और सेकंड पार्ट ही पार्टीशन फंक्शन वाला। और मैं वीडियो में जब बनाता हूं तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे मैं बोर्ड पर ही डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। देखिए, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, क्या इसका रिलेशन होता है, वो सब मैं आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होगी, सारे के सारे लेक्चर स्टैटिस्टिकल के यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड है। अब होता क्या है, हमने जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी प्रीवियस उसमें पढ़ी थी, क्या नाम क्या है लेक्चर में, तो क्या होता था उसमें जो k इक्वल टू होता था वो kbt अपॉन में h e इंटू ई की पावर डेल s डैगर बाई r e की पावर माइनस e नोट बाई आर टी या ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल व्यू नहीं है। जब हम इस थ्योरी को स्टैटिस्टिकल व्यू में इन्वॉल्व करते हैं, लेट सपोज कि a और प्लस b कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगी, एक प्रोडक्ट, एक वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगी। अब जब स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो इस केस में जो इसका रिलेशन आता है, मैं इस रिलेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि इस रिलेशन को निकालने का एक मेथड होता है, हमें उस मेथड से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन इस रिलेशन से डायरेक्ट आते हैं, वो एक मेथड होता है। हम जैसे इसमें ये रिलेशन निकाला था डेल्टा एच निकाल के, ऐसे ही हम इसमें के पी क्यू क्यू इन सब का यूज करके एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो होता है के इक्वल टू 1 अपॉन में एन ए डेल इंटू के बी टी अपॉन में एच इंटू पार्टीशन फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन में पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए एटम एंड पार्टीशन फंक्शन ऑफ बी एटम इंटू ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी। बात ठीक है। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है, ये वाला है पार्टीशन फंक्शन का रिजल्ट। तो तुमने कभी भी देखा होगा, बहुत सारे रिलेशन देखे होंगे या बुक में देखा होगा, ये जो इनिशियल टर्म होती है ये यूज नहीं होती। तुम क्या देखते हो, सिर्फ इतना रिलेशन देखते हो, केबीटी अपॉन में एच क्यू ए बी क्यू ए इंटू के बी ई की पावर माइनस ई आर टी। लेकिन जो ये फाइनल इतना रिलेशन होता है ना, ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जो ये टर्म लिखी है ना डेल साई, इसका मतलब होता है 1 माइनस के मोलिकुलरिटी, क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्या होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके लिए 1 आ गया, और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 2, तो 1 माइनस के 2 कितना आ जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 1 अपॉन में एन ए भी यूज आती है। ये ऐसा डेरिवेशन या डायरेक्ट मेथड पूछ सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब आपको कभी न्यूमेरिकल सोल्व कराएगा, ऐसा टीएफआर में आ भी चुका है, न्यूमेरिकल सोल्व कराता था उसने, तो उसमें इस एन ए का इन्वॉल्व होना जरूरी है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब जब तुम्हें ये फॉर्मूला ही नहीं पता एन ए कहां से आया, तो कैसे यूज करोगे? तो इसका डेल साई का मतलब होता है 1 माइनस के मोलिकुलरिटी। अब इसमें 1 माइनस के मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आई? अब जब मैं इस इक्वेशन को रिलेट करता हूं किससे, अर्नियस इक्वेशन से, तो k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी
ठीक है, तो एनर्जी टर्म हमारी कॉमन है, इधर भी एनर्जी टर्म कॉमन है, तो हम क्या देखेंगे, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में, वो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में Na साई अपॉन में क्या हो जाएगा KBT अपॉन में H पार्टीशन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स अपॉन में पार्टीशन फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो इसी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पूछे गए हैं। ऐसा ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो इस रिलेशन में था वो भी इसी में भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बात ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है कि पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये तो मैं थारा डेरिवेशन लिख दिया। अब तुम ये समझो कि जो पार्टीशन फॉर्म में हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। बात ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाती है। बात ठीक है। अब जब हम पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में पढ़ते हैं तो पार्टीशन फंक्शन कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स के पास a प्लस बी जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, इसके पास जो एक डिग्री ऑफ वाइब्रेशन होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। मीन्स दैट कि चाहे इसके पास 1000 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो लेकिन ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कौन सी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी, वो भी वाइब्रेशनल। तभी तो हम KBT अपॉन में H वो फैक्टर इन्वॉल्व करते थे, वो वाइब्रेशन एनर्जी के लिए तो इन्वॉल्व करते थे जब हमने रेट लिखा था। तो वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबल होती है इस कॉम्प्लेक्स से इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने में। तो अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कभी कभी होता क्या है कि अगर सिंपल सा मैं तुमसे पूछूं कि हमारा मॉलिक्यूल सपोज करो कोई लीनियर मॉलिक्यूल है और हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है जनरल व्यू में, तो उसमें जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है और नॉन लीनियर में भी 3 होती है, और जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसमें 2 होती है और इसमें कितनी होती है 3 होती है, और जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसमें 3n माइनस के 5 होती है और इसमें 3n माइनस की 6 होती है। जनरल बता रहा हूं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है, कॉम्प्लेक्स में 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट में। जब 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके पास एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी। भाई मानते हो, क्योंकि एक तो कन्वर्ट हो चुकी है तो जितनी बची है उसमें से एक कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। तो ए बी कॉम्प्लेक्स के लिए, ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए अगर ये लीनियर फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n माइनस के 6। अगर ये नॉन लीनियर फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स तो इसके लिए हो जाती है 3n माइनस के 7। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, क्योंकि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। अब पूछते होंगे 3n होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n क्या होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इतनी सारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस मॉलिक्यूल के पास। सपोज करो अगर कि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हुआ, डाई एटॉमिक हुआ, 3 दूनी 6 है, 3 2 5, तो 1 2, मतलब अगर सपोज करो कि इस AB कॉम्प्लेक्स के पास 4 से 5 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर रही है या कौन सी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो दो ही वाइब्रेशन हो सकते हैं, या तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हो सकता है या फिर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हो सकता है। क्या कि हमारे पास 2 ही वाइब्रेशन हो सकते हैं, या तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में या फिर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में। तो हम रिजल्ट क्या आता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। क्यों होती है, क्योंकि तुमने देखा होगा, रफ कर देता हूं इसको, नोट डाउन कर लेना। क्योंकि तुमने देखा होगा
जब मैंने कंपेयर किया था, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू KBT और न्यू इज इक्वल टू होता है KBT बाई H। तो जो ये KBT होती है ये थर्मल एनर्जी होती है, और जो ये थर्मल एनर्जी होती है ये E वाइब्रेशनल के अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है। तो हमेशा वही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी जिसकी एवरेज एनर्जी कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो यही सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। हाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सॉरी मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की फ्रीडम इन्वॉल्व होती है कि लो फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्व होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए लो फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशनल होगी वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी। पॉइंट 1 है, क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट, अब आता है हमारा कि अगर हमें इसका कॉम्प्लेक्स का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये सब बातें मैं आपको पहले ही स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में बता चुका हूं। देखिए जब कभी भी कोई ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πmkT की पावर 3/2 अपॉन में h की क्यूब। ऐसे ही क्यू रोटेशनल वाइब्रेशन डिग्री फ्रीडम का होता है kT अपॉन में BHC या सिग्मा BHC। सिग्मा क्या होता है? सिमेट्री नंबर होता है। सिग्मा इक्वल टू 1 फॉर किसके लिए? फॉर हेटेरो एटम के लिए, और सिग्मा इक्वल टू 2 फॉर होमो एटम के लिए। बात ठीक है? अब देखिए अगर हम यहां से क्यू रोटेशनल से क्यू ट्रांसलेशनल से निकाले तो क्यू ट्रांसलेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3/2 के। अगर हम QR निकाले लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो इसका रिलेशन क्या आ रहा है? QT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसे ही जब QR हम 3D के लिए भी निकाल सकते हैं। जब 3D के लिए निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है KT अपॉन में B A की पावर 1/2, KT अपॉन में B की पावर 1/2 एंड KT अपॉन में B C की पावर 1/2। तो ये किसके लिए होता है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, या मैं कह सकता हूं 3D के लिए। तो जब इसमें हम देखते हैं तो हमारा नॉन लीनियर के लिए जो क्यू रोटेशनल होता है वो टेम्परेचर के क्या आ जाता है? 3/2। बात समझ में आई? अब जो हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है उसमें जो पार्टीशन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है या तो वो ट्रांसलेशनल से होता है या फिर वो रोटेशनल से होता है। वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल जो पार्टीशन फंक्शन होता है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों इन्वॉल्व नहीं होता? क्योंकि तुमने मैं पहले ही बताया था कि QT का जो ऑर्डर होता है वो 10 की पावर 20 से 10 की पावर 30 के बीच में होता है, और क्यू रोटेशनल का जो ऑर्डर होगा 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3 होगा, या 1 से 10 की पावर 2 या 3 होगा। लेकिन जो हमारा वाइब्रेशनल होता है उसका ऑर्डर 1 to 10 या 1 to 100 ही होता है। तो इन दोनों के कंपेयर में इसका इन्वॉल्वमेंट, पार्टीशन फंक्शन इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए हम क्यों वाइब्रेशनल को फंक्शन को नेग्लेक्ट करके इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से और समझ में आएगा। थोड़ा टाइम दो, अभी समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन बताऊंगा तो तब तुम्हें इन चीजों का पता लगेगा। देखिए सपोज करिए कि यही हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यही मॉलिक्यूल है और हमें इसके लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखना है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है KT अपॉन में H e की पावर माइनस, ये तो नहीं आएगा, इसका आएगा क्या? QAB कॉम्प्लेक्स अपॉन में QA इंटू QB। बात ठीक है? अब QAB ऑफ कॉम्प्लेक्स किसके निकालेंगे? AB मॉलिक्यूल है तो लीनियर है, और जब लीनियर है तो इसके पास क्यू ट्रांसलेशनल भी होगा, कितनी होगी? 3 होगी। क्यू रोटेशनल भी होगी, कितनी होगी? 2 होगी। और क्यू वाइब्रेशनल भी होगी, कितनी होगी? 3n - 6। तो इसके पास कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि जो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो भी किस में चली गई? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में।
तो क्यू वाइब्रेशनल का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन आता है वो आता है क्यू वाइब्रेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। अब देखिए ऐसे ही ये क्या है, हमारा सिंगल एटम है तो इसके पास से क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल होगी, और वो भी ट्रांसलेशनल कितनी होगी, 3। ये क्या होगा, बी, इसके पास भी ट्रांसलेशन होगी, कितनी होगी, 3। अब अगर मुझे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है तो टेम्परेचर की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि जो ये पार्टीशन फंक्शन है इनका लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब देखिए तो मैं लिख सकता हूं A = KBT अपॉन में H। ए बी कॉम्प्लेक्स है, लीनियर है, क्यू ट्रांसलेशनल है, तो क्यू ट्रांसलेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टी की पावर 3/2। क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर के। क्यू वाइब्रेशनल हमें इन्वॉल्व नहीं करनी, तो देखिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ट्रांसलेशनल की 3 इंटू क्यू आर का स्क्वायर अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, क्यू टी की 3 इंटू क्यू टी की 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्यू आर स्क्वायर बच गया अपॉन में क्यू टी क्यूब बच गया। तो इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, के बी टी अपॉन में एच। क्यू आर इस लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में क्यू ट्रांसलेशनल है, कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2। बात समझ में आ रही है, तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, क्यू ट्रांसलेशनल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, 3 हो जाएगी, टी की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए 3/2 हो गया क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन कितना आएगा, क्यू की पावर 3/2। तो इसका क्यू टी का कितना आ गया, 3/2, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि क्यू रोटेशनल है, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्यू रोटेशनल लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर का 1 का होता है और क्यू ट्रांस 3 डिग्री के लिए 3/2 होता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर आ गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस के 3/2 इक्वल टू आ जाएगा टी की पावर 1/2, मतलब टी की पावर 0.5। तो जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर 0.5। बात समझ में आई। अब मॉलिक्यूल को लीनियर देखना है, नॉन लीनियर देखना है, ट्रांसलेशन है कि रोटेशनल है, ये सब चीजें देखनी है। थोड़ा कंसेप्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है, और बताता हूं थोड़ा। देखिए टेम्परेचर के साथ रिलेशन, एक पूरी टेबल बना देता हूं कि हमारा मॉलिक्यूल या तो लीनियर हो सकता है या हमारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो सकता है। बात ठीक है। उसके पास ट्रांसलेशनल के लिए क्यूटी के लिए क्या रिलेशन होगा, टेम्परेचर से कैसे रिलेट करेगा, क्यू आर से कैसे रिलेट करेगा, और क्यू वाइब्रेशनल से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये कितना आ जाएगा, टोटल टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। बात ठीक है। तो क्यू ट्रांसलेशनल हमेशा कितनी होती है, 3। तो इसके लिए जो रिलेशन आता है टी की पावर 3/2। क्यू आर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, 2। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन किसके होता है, टी के प्रोपोर्शनल होता है। क्यू वाइब्रेशनल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 प्लस के 1 कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये जो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टोटल जो कंट्रीब्यूशन आ गया कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। ऐसे ही नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखिए, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये भी कितनी होती है, 3/2, और ये भी कितनी होती है, 3/2। तो टोटल ये इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 प्लस के 3/2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी की क्यूब के इक्वल हो जाएगा। 3 दूनी 6, नीचे क्या आ जाएगा, 2, 2 3 6, टी की क्यूब। अब चाहे मॉलिक्यूल तुम्हें कैसा भी दे, तुम्हें टेम्परेचर का रिलेशन लिखना है तो डायरेक्ट इन्हीं वैल्यू को यूज करना है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्यू टोटल टी की पावर 3/2, रोटेशनल के लिए टी यूज करोगे, नॉन लीनियर के लिए टी की 3/2 और टी की 3/2 यूज करोगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें मैं दे देता हूं कि मुझे प्री एक्सपोनेंशियल का टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताओ, क्या होगा, क्या रिलेशन होगा। देखिए
जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है और एक लीनियर है एटम, और वो क्या बना रहा है, नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और मुझे बताओ कि ए का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा। तो देखिए सिंपल सी है, तो A इक्वल टू क्या करेंगे, kBT/H। इस T वाले फैक्टर को तुम कभी कभी भूल जाते हो लिखना, तो नॉन लीनियर अपोन में क्या आ जाएगा, क्यों लीनियर के लिए और क्यों लीनियर के लिए। अब देखिए जो कि नॉन लीनियर है तो इसके पास ट्रांसलेशनल भी होगी और इसके पास क्या होगी, रोटेशनल भी होगी। अब इस लीनियर के लिए देखिए, लीनियर के लिए क्या होगी, क्यों ट्रांसलेशनल भी होगी, क्यों रोटेशनल भी होगी, लेकिन टेम्परेचर का इसका रिलेशन 3/2 होगा और क्यू रोटेशनल का इसका रिलेशन कितना होगा, T। लेकिन इस केस में इसका रिलेशन कितना होगा, 3/2, और क्यू रोटेशनल के लिए भी कितना होगा, 3/2। सेम कंडीशन इसके लिए होगी। तो अगर मैं A निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, kBT/H इंटू इसका फैक्टर लिखिए, तो कितना आ जाएगा, 3/2 फैक्टर इंटू कितना आ जाएगा, 3/2 फैक्टर अपोन में T की पावर 3/2 इंटू T की पावर 3/2 इंटू T। 3/2 से 3/2 कैंसिल, 3/2 से 3/2 कैंसिल, इस T से ये T कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ गया, T की पावर -1। तो हमारी जो X की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, -1। सिंपल सा मेथड ये है कि तुम यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक ये भी कर सकते हो कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया तो 3 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो क्यू रोटेशनल भी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं QT ये किसके लिए आ रहा है, 3 के लिए ही आ रहा है, क्योंकि 1 डायरेक्शन के लिए कितना होता है, 1/T। कंफ्यूज, एक डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम, 2πmkT/H। जब हम 3 के लिए करते हैं तो कितना हो जाता है, 2πmkT का 3/2 अपोन में H की क्यूब। तो जो ये T की पावर ये रिलेशन आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, 3 के लिए ही आ रहा है। तो तुम यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं करोगे, बात समझ में आ रही है, इसका स्क्वायर यहाँ पर नहीं करना। देखिए और क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर कर। देखिए जब कभी भी तुम्हें क्यू ट्रांसलेशनल और क्यू रोटेशनल का ही मतलब होता है, क्यू रोटेशनल और क्यू ट्रांसलेशनल ही इन्वॉल्व हो रहा है, वाइब्रेशनल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब क्यू रोटेशनल क्यू ट्रांसलेशनल का मतलब है तो उसका सिर्फ मतलब ये होता है, चाहे मॉलिक्यूल 10 हो चाहे मॉलिक्यूल 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो T का रिलेशन होगा वो 3/2 होगा लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए भी कितना होगा, 3/2। बात समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। जो चेंज होता है वो होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है, ट्रांसलेशनल आ जाए, लीनियर आ जाए या नॉन लीनियर आ जाए, T की पावर 3/2। रोटेशनल अगर लीनियर आ जाता है तो टेम्परेचर का 1 फैक्टर यूज करोगे, अगर नॉन लीनियर आ जाता है तो T की पावर 3/2। बात ठीक है। जब तुम्हें टेम्परेचर का और A का रिलेशन निकालना हो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, आपको वैल्यू गिवन दे देगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, A + के B और बना रहा है AB कॉम्प्लेक्स, और क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो भैया Q ट्रांसलेशनल है वो 10 की पावर 13 है और Q रोटेशनल है वो 10 है और Q वाइब्रेशनल है इक्वल टू वो 1 है। ठीक है, जो हमारा kBT/H है ये 10 की पावर 13 है। ओके, एंड और Na की वैल्यू है 6 × 10 की पावर 23। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, बताइए। ये सारा फैक्टर अगर तुम्हें गिवन हो, ये आ चुका है प्रीवियस में, TFR में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का। अब देखिए, जब कभी भी तुम्हें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन ये वैल्यू गिवन है और A फैक्टर पूछा है, तो इस केस में इनकी क्यूब और स्क्वायर लिखना जरूरी है। देखिए कैसे, इसके लिए एक एटम है तो इसके लिए कितना होगा, QT की क्यूब, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ रोटेशनल होती है, और रोटेशनल क्या, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही B के लिए क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, कितनी होगी 3। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, लीनियर, तो इसके लिए QT कितना हो जाएगा 3 और QR कितना हो जाएगा स्क्वायर।
बात समझ में आ गई। अब देखिए जब तुम्हें A निकालना होगा तो KBT अपॉन में H 1 अपॉन में Na इंटू कितना आ जाएगा QT इंटू QR का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा QT की क्यूब इंटू QT की क्यूब। अब A इक्वल टू KBT बाई H की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर 13 इंटू कितना होता है 1 माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो गया 1 माइनस के 2, तो माइनस के 1 आ गया, तो Na की वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और Na की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू QT, ये कैंसिल आउट हो गया। अब QR हमें कितना दे रखा है 10, तो हम इसका कर देंगे 10 का स्क्वायर अपॉन में QT कितना दे रखा है 10 की पावर 13, तो ये आ गया 10 की पावर 13 का क्यूब इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 13 और कितना हो जाएगा अपॉन में 10 की पावर 39, जोड़ो भाई 4 4 3 7 और 3 10, तो कितना हो गया 40 के अप्रोक्स हो गया ना। 23 और 10 36, 23 और 10 33, 33 और 3 33 और 3 36 और 36 और 2 38, तो ये कितना आ जाएगा 38। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना, 10 की पावर 13 KBT अपॉन में, ठीक है। तो Q 10 की पावर 13, तो इससे रिलेशन जब तुम निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 1, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये तो सिर्फ मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि जब कभी भी तुम्हें पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पहले से ही गिवन हो तो उस केस में तुम ये भी इन्वॉल्वमेंट देखोगे कि यहाँ इसके पास अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, लेकिन जब टेम्परेचर का रिलेशन निकालोगे तो उस केस में डायरेक्ट T की पावर 3/2 पुट करोगे। बात समझ में आई। क्वेश्चन हो जाएगा, देखो 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। TFR में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्या पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी टाइप का था, बस वैल्यू चेंज थी, को वैल्यू चेंज थी TFR में, यही क्वेश्चन था इसी टाइप का। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको पार्टीशन फंक्शन पहले से ही गिवन था, तुम्हें बता रखा था कि जो Q ट्रांसलेशनल है वो 10 की पावर 10 मीटर इनवर्स दे रखा है, Q रोटेशनल है वो इक्वल टू 10 दे रखा है, Q वाइब्रेशनल है इक्वल टू 1 दे रखा है, और KBT अपॉन में H की वैल्यू 10 की पावर 13 दे रखी है, Na इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23, और आपको निकालना क्या है A फैक्टर निकालना है। एटम क्या दे रखा है, स्टेट देखो कैसी तरीके से बन जाएगी। एक एटम दे रखा है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा है, और कैसा बना रहा है नॉन लीनियर स्टेट बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आंसर निकालो। तो आंसर निकालोगे, मेथड मैंने बता दिया, खुद से ट्राई करना। इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 7 आंसर। सेम मेथड अप्लाई करना है। इसके पास होगी नो लीनियर होगा, तो एक एटम ये हो गया और बी और सी एटम ये हो गया, तो ये कितना हो गया ए बी सी। तो इसमें ट्रांसलेशनल कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितना आ जाएगा QT की क्यूब। रोटेशनल कितनी भी हो जाएगी 3, तो ये कितना आ जाएगा QR की क्यूब। ऐसे ही ABC, इसमें कितना हो जाएगा QT की क्यूब, Q रोटेशनल कितना हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से इसमें कितना हो जाएगा QT की क्यूब। बस सिंपल सी ये वैल्यू पुट करो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, A एटम B प्लस C 3 और 1 माइनस के 2। तो इसमें से जब करोगे तो 1 अपॉन में Na का फैक्टर भी इन्वॉल्व रखना है, 1 अपॉन Na का फैक्टर भी इन्वॉल्व रखना है। तो 1 माइनस के मोलिकुलरिटी होती है, तो मोलिकुलरिटी कितनी आ जाएगी इसमें, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो 1 माइनस के 2 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो Na कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं ये, तो KBT अपॉन में H
इंटू Na का फैक्टर इंटू Q जो नॉन लीनियर है इसके लिए लिखना, Q एटम के लिए लिखना, इंटू Q BC के लिए लिखना। जब ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर दोगे तुम तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁷। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल। ये आ चुका है TFR में, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वीडियो बीच में पॉज हो गई थी तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, कैमरे पे ध्यान नहीं दिया और बाद में देखा तो रिकॉर्ड कुछ हुआ नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर ही दिया, आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ चुका होगा क्वेश्चन, तो उसको खुद से सोल्व करना है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2NO Cl2 लीनियर ट्रांजिशन स्टेट बना रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही है। अब इसके लिए हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए मैं तुम्हें ट्रांसलेशन का, रोटेशन का, सबका टेम्परेचर के साथ रिलेशन बता चुका हूँ, बड़ा सिंपल है। अब जब नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में क्या होगा, ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, वाइब्रेशन हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो ट्रांसलेशनल का रिलेशन क्या होता है 3/2, नॉन लीनियर है तो क्यू रोटेशनल भी कितना होता है 3/2। बात ठीक है। अगर इन दोनों का टोटल देखे कि पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर के साथ कितना आ रहा है नॉन लीनियर के लिए, तो कितना आ गया T⁻3। ऐसे ही Cl2 है, क्या है ये Cl2 मॉलिक्यूल है, तो Cl2 गैस के लिए क्या होगा, Q ट्रांसलेशनल इक्वल टू 3/2 क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है। लेकिन रोटेशनल के लिए क्या होगा, T होगा, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल किसके इक्वल होता है, T के। ऐसे ही NO मॉलिक्यूल भी क्या होगा, लीनियर, तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल के लिए 3/2 और रोटेशनल के लिए T। अगर इन दोनों का ओवरऑल देखे तो T⁻5/2 आ जाएगा और इसका भी कितना आ जाएगा T⁻5/2। अब जब तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे, हम क्या मिस्टेक करते हैं, कभी कभी टेम्परेचर की अगर 1 यूनिट कम आ रही है तुम्हारे आंसर से, तो इसका मतलब ये है कि तुमने kBT/H इस टेम्परेचर फंक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ध्यान रखने की बात यही है कि तुम्हें इस टेम्परेचर को भी इन्वॉल्व करना है। तो टेम्परेचर के साथ तो Q नॉन लीनियर के लिए कितना आ जाएगा T⁻5/2 और T⁻3 आ गया, ओके। नीचे कितना आ जाएगा QNO, लेकिन यहाँ पे आगे क्या दे रखा है स्टिचोमेट्री 2, इसलिए ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो इसकी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे इनटू T⁻5/2, ओवरऑल सोल्व आउट कर दोगे तो क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा T⁻⁻7/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में करिए, सिंपल है, मिल जाएंगे आपको, काफी क्वेश्चन है। उन्होंने लीनियर नॉन लीनियर फॉर्म में दे रखा है। तो कभी भी ऐसा टेम्परेचर का रिलेशन तुमसे पूछ ले तो कभी घबराना नहीं है, या कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ ले तब भी आपको घबराना नहीं है। अब देखिए एक लास्ट चीज बता रहा हूं कि जो हमारा वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, मतलब एक लूज वाइब्रेशन है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी one of the vibration in the activated complex is loose vibration, okay. The partition function for the loose vibration is equal to Kb is the Boltzmann constant and H is the Planck's constant। ये डिट्टो डेरिवेशन में करा रखा है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में। तुम्हें पता है कि Q वाइब्रेशनल इज इक्वल टू नॉन जीरो के लिए कितना होता है 1 - के e⁻⁻के hν अपॉन में kBT। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, लूज वाइब्रेशन लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो 1 अपॉन में 1 - के e⁻⁻के hν अपॉन में kBT। टेम्परेचर लो है तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें एक सीरीज भी बताई थी कि जब 1 - के e⁻⁻के x और x हमारा लार्ज हो जाता है तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख लेते हैं 1 - के x। ये सब दे रखा है लेक्चर में, पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हमारा Q वाइब्रेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - के hν अपॉन में kBT। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा kBT अपॉन में hν। तो जो वो हमारा लूज वाइब्रेशन होता है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो कितना होता है kBT अपॉन में hν। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने भी डिफरेंट तरीके के आ सकते हैं, तो तुम्हें घबराना नहीं है चीज़ों से। अब जो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ ना, कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। ये तुम बुक में देखोगे या किसी भी CGS राय के जिसके नोट्स उठाने हैं ना उठा लेना, लेकिन ऐसा कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा।
अब मैं तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का किसके साथ, कोलिजन थ्योरी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेशन होता है, सबका एक साथ रिलेशन समराइज फॉर्म में सब कुछ जितना मैंने बता दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, कितनी बातें याद रखनी है, सबका एक साथ नीचे लास्ट में ब्रैकेट बना के लिख लेना, पेपर से पहले वो पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का और अर्नियस का मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में मैं पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में भी बता चुका हूं कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है। लेकिन जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और कोलिजन थ्योरी की बात होती है तो कोलिजन थ्योरी तुम्हें पता है कि हार्ड स्फीयर मॉलिक्यूल को कंसीडर करती है और उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही वो एक स्टेरिक फैक्टर को भी इन्वॉल्व करती है, मतलब मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होना चाहिए, साथ ही उनके बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, K इज इक्वल टू KBT अपॉन में H, यूनिमोलिकुलर के लिए बता रहा हूं भाई, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, तो KBT अपॉन में H, तो मैंने क्या बताया था, E का फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू डेल S बाई R इंटू ई की पावर ई नोट बाई आर टी, ई की पावर ई ए बाई आर टी। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जब हम रेट लिखते हैं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, एक पी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, एक जेड फैक्टर इन्वॉल्व होता है या जेड ए भी बोलते हैं, और एक एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होती है। तो जो ये P फैक्टर होता है ये हम स्टेरिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, और ZAB इसको हम किसके नाम से जानते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से। अब जब इन थ्योरी को कंपेयर किया गया तो हमने क्या पता किया कि जो हमारा स्टेरिक फैक्टर है वो इक्वल होता है E की पावर डेल S टैगर बाई आर के, एंट्रोपी फैक्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही कि जो हमारा ये फैक्टर होता है किसके इक्वल होता है, E की पावर डेल S बाई आर के। ऐसे ही हमारा जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है ZAB वो किसके इक्वल हो जाता है, KBT अपॉन में H इंटू E फैक्टर के इक्वल हो जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं देखता हूं, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसा तो साथ के साथ ये फैक्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। बात ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है हो तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, क्यों होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, क्योंकि जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोलिजन भी इंक्रीज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर गेट वाला देना चाहे तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। अब जिसने ये वीडियो एंड तक देखी होगी, इसलिए तो मैं ये चीजें स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों बच्चों को स्टार्टिंग में हलवा दे देना। एंड तक जिसने ये वीडियो देखी होगी उसे इस बात का पता लग गया होगा कि अगर कभी स्टेरिक फैक्टर पूछ लिया गया तो तुम इस फैक्टर से निकाल सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, वो ये पूरा डेरिवेशन में सब कुछ पूछ रहा था तो तुम्हें कोलिजन थ्योरी के साथ भी रिलेशन करके दे सकता है कि मुझे तो स्टेरिक फैक्टर बताइए क्या होगा, हमें नहीं निकलवाना ए फैक्टर क्या होता है। तो स्टेरिक फैक्टर पूछ सकता है या कभी कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। बात समझ में आई। और क्या बचता है इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, हाँ अगर यहाँ पे ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए था, अगर बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आ जाए, क्या कि बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आ जाए तो कुछ नहीं करना। बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए जो KBT होता है वो कितना हो जाता है, सिर्फ E² हो जाता है यहाँ पे, बाकी सारा फैक्टर सेम रहता है। तो यहाँ पे E² हो जाएगा, तो हमारा स्टेरिक फैक्टर कितना हो जाता है, E² यहाँ पे नहीं आएगा, तो E की पावर डेल S बाई आर। चाहे यूनिमोलिकुलर हो या बाईमोलिकुलर हो, स्टेरिक फैक्टर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। लेकिन जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी ZAB वो कितनी हो जाएगी, E² KBT अपॉन में H। तो कुल मिलाकर आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, चाहे तुम बाहर का एग्जाम देने जाओ, बाहर के एग्जाम में भी डायरेक्ट टेम्परेचर का रिलेशन पूछता है,
है। तो टेम्परेचर का रिलेशन तुम्हें बता चुका हूँ सब कुछ। अब प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चन हो उनको लगा के देख लो, हो जाएंगे या मत लगाओ। बस ये है कि जब भी तुम पेपर देने जाओ तो इनके सोर्स नोट्स लास्ट में लिख लेना कि टेम्परेचर का रिलेशन ट्रांसलेशनल के लीनियर और नॉन लीनियर के लिए कितना है। वाइब्रेशनल को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यूज होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ की जो लूज वाइब्रेशन होता है उसके लिए पार्टीशन फंक्शन लो टेम्परेचर पर हम निकालते हैं, तो केबीटी अपॉन में एच न्यू आता है। बात ठीक है। तीसरा, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में और इनके बीच में रिलेशन पूछे तो ये निकाल दोगे, एक ही वैल्यू निकाल दोगे। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे रखा है कि लिक्विड दे रखा है गैसियस फेज में, क्योंकि मैं तुम्हें सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं। सॉल्यूशन फेज में चाहे रिएक्शन यूनिमोलिकुलर हो या बाइमोलिकुलर हो, फॉर्मूला हमेशा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का ही यूज होगा। लेकिन गैसियस फेज रिएक्शन में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यूनिमोलिकुलर है कि बाइमोलिकुलर है। इतना सब कुछ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना इतना नहीं है, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम 2-3 बार एक बार देख लोगे नजर मार के, तो तुम्हारे भी ऑटोमेटिक चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। और क्वेश्चन ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ही बता देता हूँ तो तुम्हें ऐसा कहीं मतलब इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपका कंसेप्ट और अच्छा होता रहेगा। ओके, थैंक यू।